तो अब आपको बताएं कि इस्लाम ने ख़वातीन को समाजी, कानूनी, मुआशी और सियासी तनाजुर में तमाम बुनियादी हुकूक अता किए हैं। गुज़श्ता तहज़ीबों और मज़ाहिब में हक़ विरासत के हवाले से मुख्तलिफ रवैये या फिर तरीके पाए जाते थे। इस्लाम ने मर्द और औरत दोनों को विरासत का जो हक़ दिया है उस पर अब हमने देखा कि कुछ लड़ाइयाँ हो जाती हैं, कुछ लोग देते नहीं हैं हक, और कुछ तो औरत का हक सिरे से खा जाते हैं। लेकिन इस्लाम ने औरत को जायदाद में हिस्सेदार ठहराया है। रवां बरस पाकिस्तान की सेनेट ने विरासती जायदाद में औरत के हिस्से से मुतालिक तनाज़ात और मुकदमात को जल्द अज जल्द निपटाने का एक बिल पास किया। कई हल्कों का मुतालबा है कि विरासती जायदाद में औरत का बराबर का हक होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से हमें ये कहना पड़ा कि हमारे मुआशरे में अब भी ख़वातीन को विरासती हक से महरूम कर दिया जाता है। बिल्कुल, और बहुत सारे ऐसे तबके हैं जहां पर शायद ख़वातीन को ये मालूम ही नहीं कि उनका हक क्या है और विरासत में उनकी पोजीशन क्या है, उनको क्या मिलना चाहिए। लेकिन आज हम इसी मामले पर बात करेंगे और बहुत सारे जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करेंगे। पंजाब के इस मिसाली इक़दाम की हम बात करेंगे जिसके बायस अब ख़वातीन विरासती जायदाद का जो हिस्सा है सिर्फ 2 माह में हासिल कर सकती हैं। ये प्रायोरिटी उनको दे दी गई है। ये सब कुछ कैसे मुमकिन होगा, इसी पर बात करेंगे। हमने दावत दी है पंजाब की खातून मोहतसिब नबीला हाकिम खान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नबीला साहिबा, आपने वक्त दिया। मैडम, ये बता दीजिएगा कि बहुत ही ऐसा इक़दाम है, ये वो इशू है जो कि सालों से, बहुत अरसे से चला आ रहा है। ख़वातीन को मालूम नहीं कि किस तरह से उनकी जो जायदाद है उसके अंदर उनका कितना हिस्सा है और किस तरह से उनको मिलेगा। आपने जायदाद के ऐसे कितने केसेस देखे हैं जिसमें ख़वातीन जो हैं अपने विरासती हक से महरूम हैं, उन्हें इल्म ही नहीं था इस चीज़ का कि उनके पास क्या कुछ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि वरासती हक जो है वो हमारे मज़हब में ऑलरेडी मौजूद था। सूरा है कुरान पाक की सूरा निसा, उसको अगर हम तर्जुमा पढ़ें सबसे पहले तो उसके अंदर हर खातून का जो हिस्सा है वो मुकर्रर है, चाहे वो बेटी है, बहन है, माँ है, बीवी है। तो अब जो इस वक्त हुआ है जो इक़दाम वो है इन्फोर्समेंट ऑफ वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट एक्ट, जो पंजाब असेंबली से पास हुआ मई 2021 में। और मैं समझती हूँ कि ये रियासत का और हुकूमत पंजाब का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि हम ख़वातीन के राइट्स को किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो उसके लिए कानून बना और कानून बनने के बाद अब उसकी अमल जो है वो शुरू हो चुका है। और सूबाई मोहतसब का ये इदारा मौजूद है लाहौर में, और लाहौर में आप ऑनलाइन भी इस पे अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं, थ्रू ईमेल दे सकते हैं, वेबसाइट पर जाकर दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप, क्योंकि ख़वातीन का इशू है और अगर आप समझते हैं कि खातून जो है उसके लिए मुमकिन नहीं है कि वो खुद आए, तो वो चाहे अपने किसी भी मेल के थ्रू, जैसे कोई अजीज़ है, बेटा है, उसके थ्रू भी वो अपनी कंप्लेंट जो है वो दे सकते हैं। सो मैं समझती हूँ कि हुकूमत पंजाब का ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। वज़ीर आला पंजाब, चूँकि मेरी जैसे ही मुझे ये ड्यूटी असाइन हुई और मेरी फ़र्स्ट मीटिंग में जिस तरह से उनका इसके ऊपर फोकस्ड है और वो चाहते हैं कि ख़वातीन को उनके राइट्स ना सिर्फ प्रोटेक्ट हो बल्कि इन टाइम मिले। और जो स्पीडी जस्टिस की जब हम बात करते हैं तो मैं समझती हूँ कि इससे बेहतरीन कानून इससे पहले हमारे पास मौजूद नहीं था। सिविल कोर्ट्स में लिटिगेशंस बहुत लंबी चलती थी, बहुत सालों साल चलती रहती थी और लोगों को उनका हक नहीं मिलता था। सो यहाँ हमारे पास जो इख्तियार है वो ये है कि 60 डेज़ के अंदर, 60 दिनों में हमें कंप्लेंट्स लेने के बाद उसको डिसाइड करना है। ना सिर्फ डिसाइड करना है बल्कि उनको पोजेशन तक जो है वो उनको लेकर जाना है। और उनका कब्जा अगर उनके पास नहीं है, वरासत का इंतकाल, ट्रांसफर प्रॉपर्टी हो चुका है लेकिन उनको उनका पोजेशन भी नहीं मिल रहा, तो उस हद तक ये कानून उसकी पासदारी करता है और उनको वहाँ तक लेकर जाता है। और थ्रू डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट के, वो ड्यूटी बाउंड है कि वो इस पर अमल करें और अमल करके रिपोर्ट सूबाई मोहतसब को भेजें। सही है, ठीक। नबीला साहिबा, ये एक बड़ा अच्छा इक़दाम है और मुझे लगता है कि हमारे मुआशरे में इस चीज़ की बेहद ज़रूरत थी, क्योंकि बहुत सारे पढ़े लिखे घराने ऐसे होते हैं जहाँ पर ख़वातीन को उनके हक़ से महरूम कर दिया जाता है। और अगर ख़वातीन आवाज़ भी उठाती ना तो फिर ये कह दिया जाता है अब एक घर की खातून होकर क्या तुम अदालतों के चक्कर लगाओगी, तुम्हें पैसे की क्या ज़रूरत है, हम बैठे हैं ना। एग्जैक्टली, बातों को दबा दिया जाता है। ज़रा रहनुमाई कीजिएगा कि एक शख्स के 2 बेटे और एक बेटी है और वो विरासत में 1 करोड़ छोड़ कर गया, बताएगा कि उसकी जो बेटी है उसके हिस्से में कितना आएगा और कितना उसका हिस्सा बनता है?
देखिए, कोई भी जो वरासत का जो शेयर है जिसको हम हिस्सा बोलते हैं, उसमें ये हमारे मज़हब में, हमारे इस्लाम ने इसको ऑलरेडी मुकर्रर कर दिया हुआ है। और वो है कि अगर बाप की वफ़ात होती है तो बीवी का हिस्सा और बेटी का हिस्सा जो है, बेटे का जो है वो डबल होगा और बेटी का उसकी निस्बत निस्फ होगा। सो इसी शरह से जो है ये हमारा जो कानून है उसके ऊपर हम अमल कराते हैं। और जहाँ कहीं जो वरासती जायदाद है, चाहे मकान है, ज़रूरी लैंड है, कुछ भी है, उसको उसके मुताबिक जितने उसमें शेयर होल्डर्स हैं, अगर मरने वाले के माँ बाप जिंदा हैं और उनकी औलाद नहीं है तो उसका शेयर उनको भी जाना है। सो वो एक पूरा एक कानून है हिस्सादारी वरासत, जिसके मुताबिक उनके शेयर्स निकाले जाते हैं, जिसमें मुख्तलिफ उसमें तरीक़ाकार हैं। अगर औलाद है तो विडो का कितना हिस्सा होगा, अगर औलाद नहीं है तो बेवा को, विडो को कितना हिस्सा जाएगा। सो ये एक पूरी उसके अंदर एक पूरी डिटेल है। और फिर रेजिड्यूरीज हैं जो उनके पीछे उनके बाकी रिश्तेदार हैं, औलाद ना होने की सूरत में, तो फिर उसकी विरासत का वो हक उनको भी जाता है। सो ये एक पूरा इसका एक शेड्यूल बना हुआ है। और इसकी वजाहत जो है ना सिर्फ कुरान पाक में मौजूद है, बल्कि हमारे कानून में भी इसकी पूरी तरह से इसकी वजाहत मौजूद है कि किस तरह से उसकी डिवीजन हो। ठीक, अच्छा ये बताइएगा, इसके अलावा अगर किसी फैमिली में, किसी घर में खातून को, चाहे वो बज़ोर ताकत या फिर उसको गुमराही के ज़रिए या फिर उसको गुमराही में रखने के ज़रिए विरासती हक से महरूम किया जाता है, उसको बताया नहीं जाता या फिर दिया नहीं जाता उसका हक, तो वो आवाज़ कैसे बुलंद कर सकती है? किस प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले इनिशियली उसको जाना होगा? हाँ जी, बिल्कुल ठीक। क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला है कि ख़वातीन को अपने राइट्स का अगर इल्म है भी तो उस तरीक़ाकार को वो नहीं जान पाती हैं कि हमें कौन सा प्लेटफॉर्म है, कौन सा स्टेप, कौन सा कदम पहले उठाना है। सो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपना सबसे पहले अपना FRC कलेक्ट करें नादरा से, जिसको हम फैमिली रिलेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं। जब आप वो हासिल कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो है रेवेन्यू ऑफिस में जाएं। वहां पर जाके, चूंकि अब निज़ाम जो है वो कंप्यूटराइज हो चुका है, सो किसी के लिए भी आपको इतनी मुश्किल नहीं है अपने प्रॉपर्टी के मुतालिक मालूमात के लिए। सो जब वो अपना FRC लेकर उस नादरा ऑफिस से, जब वो रेवेन्यू ऑफिस में जहां पर लैंड रिकॉर्ड सिस्टम जो है वो मौजूद है, जब वो वहां पर जाते हैं तो सॉरी, उनकी फैमिली का तमाम जो है प्रॉपर्टी जितनी उनके पेरेंट्स के नाम थी वो सब की डिटेल्स उसमें आ जाती हैं। सो उनके लिए बड़ा इजी है कि वो सबसे पहले वो डिटेल्स देखें और डिटेल्स देखने के बाद रेवेन्यू ऑफिसर को अपना FRC दें और उनको कहें हमारा जो ये विरासत का जो डिवीजन होनी है, इसको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो तमाम शेयर होल्डर्स के नाम ट्रांसफ़र करें। सही। तो ये प्रोसीजर करने के बाद जब ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी हो जाती है तो वो अपने उन्हीं भाइयों को, क्योंकि ये बात ज़रूरी है बताना यहाँ पर कि ये प्रॉपर्टी जो है मौजूद होती है, इस पर या तो जो भाई वहाँ रह रहे होते हैं, अगर बहनें शादीशुदा हैं तो भाई ऑब्वियस है वहाँ पर इन पोजेशन होते हैं। तो सबसे पहले उनका मसला ये होता है कि जी हम तो इस घर में रह रहे हैं, अगर हम तुम्हें इसमें से किस तरह से हिस्सा दें, किस तरह तुम्हारा शेयर तुम्हें ट्रांसफर करें, क्योंकि ये हमारे रहने की जगह है। सो ये बेच सकते नहीं है, पैसे हमारे पास है नहीं, यही जवाब होता है। जी बिल्कुल, ये भी है। और इतनी पैसे, इतनी अमाउंट हमारे पास है नहीं कि हम तुम्हें उसमें से तुम्हारे शेयर के मुताबिक तुम्हें दे सके। सो इसी वजह से जो प्रॉपर्टीज की जो ट्रांसफर है, वरासत को जो हक है, उससे खवातीन महरूम रह जाती हैं और साला साल इंतजार करती हैं कि भाई जब उनके पास पैसे होंगे तो शायद हमें हमारा हक मिल जाए। लेकिन अभी इस तरह के बहुत सारे केसेस जब हमारे पास आ रहे हैं तो हम वैल्यूएशन जो है उसकी असेसमेंट करते हैं और उसके बाद कोशिश करते हैं कि उनको कहें कि इंस्टॉलमेंट्स में या जिस तरह से भी उनको इजी है वो इसको करें। अदरवाइज हम उसकी अगर तकसीम नहीं इस तरह से हो सकती तो उनका अगर कुछ मरले हैं तो उन मरलों में उनको डिवाइड करके उनको उनका हक दे दें। अगर ऐसे भी मुमकिन नहीं है तो फिर उसको सेल करें। अच्छा। उसको नीलाम करें या सेल करके उस प्रॉपर्टी का शेयर जो है वो इक्वली सब में उनके इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग उनको मिल जाए। तो हम ये सारी प्रैक्टिसेस अपने ऑफिस में कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। अच्छा नबीला साहिबा, एक और चीज़ ज़रा बताएगा, जैसे आपने कहा ना कि साल हर साल ख़वातीन को लग जाता है, फिर हक नहीं मिलता, लेकिन अब चूँकि एक कदम उठाया गया और ख़वातीन के लिए स्पेशली बड़ा ज़बरदस्त है ये। अगर मैं ये बात करूँ रवां साल की, तो आपके पास इस साल के दौरान कितनी ख़वातीन ऐसी आई जिन्होंने शिकायत की और कितनी ख़वातीन को उनका हक दिलवाया गया, कितने केसेस जो कि आपने डील किए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अभी 4 माह हुए हैं इस ऑफिस में इसको ज्वाइन किए हुए। तो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि 500 एप्लीकेशंस इस वक्त पेंडिंग मेरे पास थी, जिनमें से 80 एप्लीकेशंस जो हैं वो डिसाइड कर दी गई हैं
और उनको उनके हक मिल गए हैं और उनको उनके पोजेशंस भी दिला दिए गए हैं। और ये आप देख सकती हैं कि रेशो क्या है, क्योंकि मई 2021 में ये एक्ट बना है, तो उसके बाद से इसकी प्रैक्टिस शुरू हुई है और मेरा जून में टेन्योर जो है वो शुरू हुआ है और 4 महीने के अंदर हमने 80 लोगों को उनका पंजाब के अंदर, जो कि डिफरेंट एरिया से उनका ताल्लुक था, उनको उनका हक जो है, उनका कब्जा, उनका पोजेशन, उनकी विरासत की ट्रांसफ़र, तमाम प्रोसीजर करके हमने उनको उनके राइट्स, उनकी प्रोटेक्शन जो की है और विरासत का हक जो है वो उनको दिलवा दिया है। ठीक है नबीला साहब, बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी और ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे बात करना ज़रूरी थी, क्योंकि जैसे फराज आपने कि बहुत सारी खवातीन को या तो अंधेरे में रखा जाता है इमोशनली, या फिर ब्लैकमेल कर दिया जाता है, या एट द एंड ये कहा जाता है कि भाई अभी तो पैसे नहीं है, या फिर हम बेच दें तो कहाँ पे रहें, सड़क पे आ जाएं, इस तरह की बातें सुना के ना उनकी आवाज़ को दबा दिया रिलेशंस के नाम पर पूरी जिंदगी वो अपनी प्रॉपर्टी, अपने हिस्से से जो है वो महरूम रहती हैं।